Good morning students. Today we discuss about the structural unit of life. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस चीज़ को, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ को, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। हमने पिछले लेक्चरों में देखा कि हाउ दिस सेल फंक्शनल, हमारा जो सेल है वो किस तरह से फंक्शनल है, हमने इसको रीड आउट किया था। आज हम रीड आउट करेंगे द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो सेल है वो किस तरह से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसको रीड आउट करने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारी एक थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलेंगे? बिग बैंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, जो बिग बैंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि देयर आर नंबर ऑफ कॉलिजन्स, यानी बहुत सारे क्या हुए, कॉलिजन्स हुए, जिसके कारण सबसे पहले क्या आया, पार्टिकल्स। क्या है? पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल्स आर अराइज फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी, यानी बहुत सारे कोलिजन्स के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, क्या बने, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बने। अब हमारे पार्टिकल्स को कई तरह के साइंटिस्टों ने, जैसे बोर मॉडल, रदरफोर्ड, थॉमसन मॉडल, इन्होंने पार्टिकल्स को डिफाइन किया किसके अंदर, एटम्स में। किसमें? एटम्स में। एटम्स क्या होता है, इनके एक्सप्लेनेशन, इनकी क्लासिफिकेशन के बाद एटम्स को बताया गया कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या करते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चारों तरफ उसके ऑर्बिटल्स में घूमता रहता है। तो ये किस में डिफाइन किया, एटम्स में। बल्कि हमने क्या कहा कि बिग बैंग थ्योरी से छोटे छोटे क्या बने, हमारे पार्टिकल्स बने। पार्टिकल्स आर कंबाइंड, या क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू एटम्स एज इट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो चारों तरफ उसके घूमेगा, किसके, न्यूक्लियस के। देन एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म, क्या बोला मैंने, एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यानी क्या होगा कि हमारे पास जो एटम्स हैं, एटम्स यानी बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर किसको अराइज करते हैं, मॉलिक्यूल्स को। जब बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे, अगर मैं इधर लिखूं कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या राइज करता है, मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के 2 एटम एंड ऑक्सीजन का 1 एटम क्या मिलकर बनाता है, वाटर। सेम एज इट इज हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास सल्फर के साथ SO2, यानी सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स किससे बने, एटम से। एटम्स आर क्लासिफाइड फ्रॉम पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू एटम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। देन मॉलिक्यूल्स इन द स्पेसिफिक रेशियो, क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल्स आर फ्रॉम स्पेसिफिक रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड। क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। हमारे पास क्या आया, कंपाउंड। अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूं तो किस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में एक स्पेसिफिक रेशियो के अंदर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं, C6H12O6, यानी ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो एक एटम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक रेशियो के अंदर जुड़कर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूं तो लिविंग सिस्टम में हमारे पास एग्जांपल आता है किस चीज का, फॉस्फोलिपिड्स। किसका आता है, फॉस्फोलिपिड्स का। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ये एक तरह का क्या है, कंपाउंड है। अब फॉस्फोलिपिड किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड बना हुआ है फॉस्फो प्लस लिपिड से मिलकर बना हुआ है। फॉस्फो वर्ड आया कहां से बेटा, फॉस्फेट। कहां से, फॉस्फेट से। और लिपिड्स आया फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, यानी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, लिपिड्स। और फॉस्फेट ग्रुप क्या डिनोट करेगा, फॉस्फो को।
अब फॉस्फेट के अंदर किससे बना हुआ है? फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। फैटी एसिड्स किससे बने हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ग्लिसरॉल भी अराइज हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो कि स्पेसिफिक एटम है, एटॉमिक लेवल है। एटॉमिक लेवल को हमने स्पेसिफिक रेशियो के अंदर आपस में जोड़कर किसको राइज किया बेटा? फॉस्फोलिपिड्स को। दिस फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड हमारा मेन कंपोनेंट है किस चीज का? हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का। और सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किस चीज का? सेल का। तो हम क्या कह सकते हैं, जो कंपाउंड्स हैं, यानी कंपाउंड लाइक द फॉस्फोलिपिड्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर सेल। या यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड आपस में मिलकर किसका कंपोनेंट बनाते हैं? सेल का कंपोनेंट बनाते हैं। अब यानी हमने क्या देखा कि ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। क्या है ये? इनऑर्गेनिक इन नेचर। इनऑर्गेनिक इन नेचर है, यानी एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूल लेवल, कंपाउंड लेवल क्या है? इनऑर्गेनिक इन नेचर है। देन दे फॉर्म द ऑर्गेनिक लेवल। ऑर्गेनिक लेवल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर सेल, यानी लिविंग। या ये कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं, दे आर अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग वर्ल्ड। कहाँ से अराइज होता है? नॉन लिविंग वर्ल्ड से अराइज होता है। अब हमारे पास क्या आया? सेल आया। क्या आया? सेल आया। अब सेल को हम डिस्कस करते हैं, तो सेल को डिस्कस करते हैं। सेल आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं। मीन्स क्या है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। प्रो का मीनिंग क्या हुआ? ओल्ड। कैरियो का मीनिंग क्या हुआ? न्यूक्लियस, यानी पुरानी तरह का न्यूक्लियस जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। अगर यू की बात करते हैं तो यू का मीनिंग क्या हुआ? न्यू। कैरियो का मीनिंग क्या हुआ? न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल जिसके अंदर नए तरह का न्यूक्लियस है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। एंड पुरानी तरह का न्यूक्लियस होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। जो ओल्ड न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस। क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस, यानी इसके पास, यानी इस न्यूक्लियस के पास कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है। यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है, इसके पास क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड। क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स और मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। तो हम सीधा सीधा डिफाइन कर सकते हैं, सेल जो है वो दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जब प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो ओल्ड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो न्यू न्यूक्लियस। जो ओल्ड न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेनलेस होता है और नए वाला जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, किसके बेस पे? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सेल को दो तरीके से और डिफाइन करते हैं। कैसे कैसे? यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। जब हम सेल को दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या क्या आता है? यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। जब हम यूनिसेल्यूलर की बात करते हैं, यूनि का मीनिंग क्या हुआ? सिंगल, सिंगल होगा, और सेल्यूलर का मीनिंग क्या हुआ? सेल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिंगल सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर। और मल्टी सेल्यूलर, यानी बहुत सारे सेल से आपस में मिलकर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर। या सीधी सीधी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि मल्टी सेल्यूलर वो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सेल आपस में मिलकर पूरा ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल सेल के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर। जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, दे आर मेनली क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स हमेशा किस तरह से होते हैं बेटा? यूनिसेल्यूलर होते हैं। और मल्टी सेल्यूलर का मीनिंग क्या हुआ? जो हमारे जितने भी यूकैरियोट्स हैं,
क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर्स होते हैं। तो ये हमारा क्या था, सेल था, जिसको हमने डिफाइन किया किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। अब सेल के बारे में ये तो पता लग गया। अब सेल के हम किसके डिफाइन करेंगे बेटा, नंबर्स को। नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं, यानी सेल के नंबर्स को। तो हम क्या कहते हैं, इन 60 kg अडल्ट, यानी 60 kg अडल्ट के अंदर द नंबर ऑफ सेल्स, क्या बोला मैंने, इन 60 kg अडल्ट द नंबर ऑफ सेल्स इक्विवेलेंट होता है किस चीज़ के, 2 × 10⁻14 सेल्स। यानी अगर 60 किलो का बंदा है यानी अडल्ट है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 × 10⁻14 सेल्स होते हैं। कई बुक्स में लिखा होता है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द अडल्टहुड। तो हम इधर पूरा नंबर डिफाइन नहीं कर रहे, एक अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं। कितना अप्रॉक्सीमेट है कि 60 kg अडल्ट के अंदर अप्रॉक्सली 2 × 10⁻14 सेल्स आर देयर। एंड जब मैंने 60 kg का नाम लिया तो नंबर ऑफ सेल्स कितना था, 2 × 10⁻14 सेल्स। अगर मैं बात करूं इन न्यूली बॉर्न, अगर मैं न्यूली बॉर्न की बात करता हूं तो नंबर ऑफ सेल्स, द नंबर ऑफ सेल्स, जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं न्यूली बॉर्न के अंदर, वो अप्रॉक्सीमेट होते हैं 10⁻12 सेल्स। कितना होता है, 10⁻12 सेल्स होते हैं किसमें, न्यूली बॉर्न में। अब दोनों कॉन्टेस्ट में देखो, न्यूली बॉर्न में 10⁻12 सेल्स और 60 kg के अंदर 10⁻14 सेल्स, अप्रॉक्सीमेट 100 टाइम्स। कितना हुआ, 100 टाइम्स होता है किसके अंदर बेटा, डिफरेंस आता है। अब तुम कहोगे कि सर आपका साइज को देख के लगता है आपके अंदर 60 kg भी नहीं है वजन, और ना आप न्यूली बॉर्न हो, तो आपके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा या नंबर ऑफ साइज बढ़ेगा। यानी या तो सेल का साइज बढ़ सकता है या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकते हैं। तो इससे हम दूसरा भी लगा सकते हैं कि जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे या फिर क्या होगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा। तो ज़्यादातर देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अगर बड़ा है यानी एलिफेंट है, तो एलिफेंट में ऑफ कोर्स सी बात है साइज मैटर, यानी नंबर ऑफ सेल्स तो नहीं होगा, क्या होगा, साइज बड़ा होगा। तो साइज को देखते हुए हम देखते हैं, तो साइज के लिए मैं क्या कहता हूँ, साइज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के बेटा, फंक्शन के। किसके, फंक्शन के। यानी साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन। अगर मैं बात करूं कि सेल का साइज बड़ा है तो ऑफ कोर्स ये बात है फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं चाहूं कि मेरे सेल का फंक्शन ज़्यादा हो, यानी फंक्शन ज़्यादा, तो साइज क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। यानी ए स्मॉल साइज्ड सेल हैव दी ग्रेट फंक्शन, उसके पास क्या होगा, ग्रेट फंक्शन होगा। नाइदर दी बिग साइज रेफर टू फंक्शन। यानी अगर मैं बात करूंगा कि बड़े सेल का फंक्शन ज़्यादा होगा, नहीं, बड़ा जितना बड़ा साइज होगा सेल का उतना ही कम फंक्शन होगा, जितना कम साइज होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, फंक्शन होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एलिफेंट है उसके पास सेल का साइज बड़ा नहीं हो सकता। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल्स है, क्या है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इन एलिफेंट। एलिफेंट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, बट हर एक सेल का साइज क्या रहेगा, छोटा होगा, ताकि उसका फंक्शन क्या हो, ज़्यादा होगा। अब इधर हमने बात करी किस चीज़ की, नंबर्स की बात करी। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइज को। किसको, साइज को। तो ऑल वी नो दैट लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट सेल को हम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ऑस्ट्रिच एग। क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिच एग बोलेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट की बात आई तो स्मॉलेस्ट क्या आएगा, स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ के ऊपर स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है बेटा, पीपीएलओ आ जाता है। पीपीएलओ क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक
ऑर्गेनिजम्स, क्या बोलेंगे इसको, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स यानी PPLO, ये पूरी दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल्स ऑन किसके अंदर, ऑन नहीं, किसके अंदर, इन एनिमल्स, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर लार्जेस्ट सेल्स की बात करूंगा या लॉन्गेस्ट सेल्स की बात जो करेंगे तो वो कौन से हो जाएंगे बेटा, हमारे न्यूरॉन्स। क्या होंगे, न्यूरॉन्स। एज वी नो दैट जब भी हमारे पैरों में कोई भी चीज़ चुभती है हमें फीलनेस आती है। वो फीलनेस क्यों आती है हमारे माइंड तक, क्योंकि लॉन्गेस्ट सेल्स आर कौन से हैं, न्यूरॉन्स। यानी सेंसेशन हमारे पैरों के नीचे हुई और उस सेंसेशन को हमने कहाँ पे रीड आउट किया, माइंड में। तो उस सेंसेशन को करने के लिए कौन से सेल्स मजबूर हैं बेटा, न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे एनिमल्स के सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स। अगर लार्जेस्ट हुए तो स्मॉलेस्ट की बात आएगी। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे स्मॉलेस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल rod and cone cells are present in the eyes. Rod and cone cells are present in the eyes. उसके बाद alveoli are present in lungs and in kidney there are many nephrons. These are very small in nature. वो बहुत सारे small होते हैं। ये तो हुए हमारे largest and smallest किसके बारे में, animals के लिए। अगर मैं बात करूँगा कि largest cell या longest cell इन प्लांट्स, किसकी बात करेंगे, प्लांट्स के अंदर बात करेंगे तो प्लांट्स के अंदर लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स। क्या होंगे, सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स क्या काम करते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है ट्रांसपोर्ट का। कहाँ पे होते हैं, बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। और ये क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट पाथवे बनाते हैं किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो कौन से सेल्स हैं वो, सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, लार्जेस्ट। अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूंगा तो स्मॉलेस्ट के अंदर तो हमारे पास मीजोफिल सेल्स भी हैं जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कौन सी प्रोसेस करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अगर मैं बात करूंगा एंथर्स, पॉलन्स, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो वेरी स्मॉल इन नेचर होते हैं, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो स्मॉलेस्ट तो बहुत सारे हैं बट लार्जेस्ट क्या है, सीव ट्यूब सेल्स हैं। ये हमारे किसकी बात आई, हमारे साइज की। साइज, आफ्टर दिस साइज हमारे पास क्या आता है, उसकी डिस्कवरी। क्या होती है, डिस्कवरी की बात आती है। डिस्कवरी की हम बात करते हैं तो सेल की डिस्कवरी हमारी किसने करी, रॉबर्ट हुक। किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की। सेल की डिस्कवरी हमारी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कौन से ईयर में, 1665 यानी 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने कौन से सेल को स्टडी किया, डेड सेल्स। किसको किया, डेड सेल्स को स्टडी किया। डेड सेल को स्टडी करके उसने किस तरह का स्ट्रक्चर बताया उनका, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तुमने, तो उसके अंदर कई तरह के इरेगुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के इरेगुलर सेल्स को स्टडी करके किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने बताया। ठीक है, अब ये जो डेड सेल्स थे, ये डेड सेल्स कहाँ के थे, ये डेड सेल्स थे किसके, ऑफ कॉर्क कैम्बियम। किसके थे, कॉर्क कैम्बियम के थे। हमारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है, एक तरह का टिश्यू होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस कॉर्क कैम्बियम के सेल्स को किसने स्टडी किया, रॉबर्ट हुक ने। अब ये कॉर्क कैम्बियम किसका था, यानी कहाँ का था, ऑफ रूट्स। किसका, रूट्स का था। रूट्स किसकी थी, ऑफ स्पेनिश ऑक। किसकी थी, स्पेनिश ऑक की। यानी एक प्लांट था जिसका नाम था स्पेनिश ऑक, उसकी रूट्स के अंदर कॉर्क कैम्बियम को स्टडी करके किसको डिस्कवर किया, सेल्स को डिस्कवर किया। और किस तरह की शेप बताई, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बताया। कौन से ईयर में, 1665। अब ये सारी डिस्कवरी जो हुई थी सेल की, रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक में मेंशन किया, तो बुक नेम, जो बुक का नेम था, बुक नेम जो था, बुक का नेम क्या था, माइक्रोग्राफिया। क्या था, माइक्रोग्राफिया।
ये जो माइक्रोग्राफिया बुक थी, इस माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर रॉबर्ट हुक ने ये सारी चीज़ों को मेंशन किया था। अब डिस्कवरी होगी, बट कौन से सेल्स की हुई? डेड सेल्स की। किसकी डिस्कवरी हुई? डेड सेल्स की। तो डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। तो लिविंग सेल किसने स्टडी किया? तो अब हम आते हैं किसके ऊपर? लिविंग सेल। तो हमारे पास जब बात आती है लिविंग सेल, लिविंग सेल्स की, किसकी आती है? लिविंग सेल। यानी लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक के बाद क्या आया? एंटोन वॉन ल्यूविनहॉक। क्या आया? एंटोन वॉन ल्यूविनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूविनहॉक ने किसको स्टडी किया? लिविंग सेल्स को। और ल्यूविनहॉक ने किसको स्टडी किया बेटा? माइक्रोब्स। किसको? माइक्रोब्स। लाइक किसको बेटा? लाइक बैक्टीरिया। किसको? बैक्टीरिया। यानी माइक्रोब्स को उसने स्टडी किया, लाइक द बैक्टीरिया को स्टडी किया किसने? एंटोन वॉन ल्यूविनहॉक ने। उसके साथ साथ माइक्रोब के साथ साथ उसने किसको किया? आरबीसीज। किसको स्टडी किया? आरबीसीज को। आरबीसी के अलावा क्या स्टडी किया उसने? स्पर्म एंड ओवा सेल्स। स्पर्म एंड ओवा आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। स्पर्म आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ मेल्स एंड ओवा आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ फीमेल। तो स्पर्म एंड ओवा को भी किसने स्टडी किया? एंटोन वॉन ल्यूविनहॉक ने। और सबसे पहले किसको स्टडी किया? माइक्रोब्स को स्टडी करने वाला भी कौन था? एंटोन वॉन ल्यूविनहॉक। तो माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड आता है, माइक्रोबायोलॉजी वर्ड आता है जिसमें हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स किस में की जाती है? माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। तो फादर ऑफ, क्या बोला मैंने? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर थे वो कौन थे बेटा? एंटोन वॉन ल्यूविनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूविनहॉक, उनको हमने क्या बोला? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब ये क्या है? हमारे डिस्कवरी हुई, यानी डेड सेल्स भी एंड लिविंग सेल्स भी। अब स्टडी होगी, दोनों हो गए हमारे पास। तो उसके बाद हमारी ये डिस्कवरी थी। डिस्कवरी के बाद हमारे पास क्या आई? सेल थ्योरी। क्या वर्ड आया? सेल थ्योरी। कि सेल्स कहाँ से अराइज होते हैं। तो सबसे पहले जो सेल थ्योरी दी वो किसने दी? शेल्डन एंड शेजवान। किसने दिया? शेल्डन एंड शेजवान ने दिया। शेल्डन एंड शेजवान ने कॉन्सेप्ट दिया कि सेल ने कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यानी शेल्डन और शेजवान ने क्या कहा कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए होते हैं? सेल से। यानी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। या यूं कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म, जो हर एक ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूएंट है? सेल्स का। तो शेल्डन एंड शेजवान ने क्या दिया? सेल थ्योरी। बट ये क्या हुई? थ्योरी फेल हुई, क्योंकि उसने सेल तो बता दिया बट वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से सेलुलर बॉडी को कॉन्स्टिट्यूएंट करता है या एक सेल कहाँ से आया वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आफ्टर दिस शेल्डन एंड शेजवान बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया, बट सबसे मॉडिफाइड फॉर्म क्या आया? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ किसकी? ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की सबसे मॉडिफाइड फॉर्म जो किसने दी? हमारे रुडोल्फ विर्चॉफ। किसने दी है? रुडोल्फ विर्चॉफ ने। और रुडोल्फ विर्चॉफ ने क्या कहा? ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। सेल्यूला का मीनिंग सेल, ई से सेलुला मीन सेल, ओमनिज मीन बनना। यानी रुडोल्फ विर्चॉफ ने कहा सेल से सेल बनना, यानी ऑल सेल्स आर या न्यूली फॉर्म सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी ऑर्गेनिज्म आर कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम सेल्स। यानी किसे बताया? शेल्डन एंड शेजवान। बट उसको मॉडिफाइड किया किसने? रुडोल्फ विर्चॉफ ने। क्या बताकर? ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग क्या होता है? सेल से सेल बनना। यानी ऑल न्यूली सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये सारी थ्योरी थी हमारी सेल की। अब सेल आगे चलकर किस तरह से टिश्यू फॉर्मेशन करता है तो ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।